theory about them, but you should know what these projections are, क्योंकि उसके बाद ही you can do the numericals. Orthogonality is the relation of two lines at right angles to one another. That means when they are perpendicular. और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस क्या हो जाएंगी? दे आर द प्रोजेक्शंस ऑन टू वन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन्स. दैट मींस प्रोजेक्टर्स हो गई वो लाइंस जो लाइट की एमिट कर रही हैं आपकी सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन से. दे आर परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द प्लेन्स. हमारे पास तीन प्लेन्स हैं, एक्स वाई एंड जेड. जब वो किसी में से किसी भी प्लेन पे जब परपेंडिकुलर है, then this is called as orthographic projection. This is the simplest type of parallel projection which is commonly used in engineering drawing. Why it is commonly used in engineering drawing is it accurately show the correct or the true size and shape of the object, of the single plane face of the object. जिस एक्सिस पे वो परपेंडिकुलर है, मान लो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, देन इन दैट केस वो ऑब्जेक्ट का जो एक्स फेज है, एक्स एक्सिस पे जो फेज दिख रहा है, उसका ट्रू साइज एंड शेप दिखाएगा. I repeat here that single phase of the object will be depicted at from one uh, center of projection. ठीक है? Here direction of projection and normal to the projection are same. Again, अगर आपसे वाइवा में पूछा जाता है तो आप बोलेंगे that the direction of projection and normal to the projection are same, or they are reverse of each other, so that direction of projection is normal to the projection plane. तो बेसिकली आपको याद रखना है कि प्रोजेक्शन प्लेन और आपके पास प्रोजेक्टर्स के बीच में जो एंगल है, दैट कम्स आउट टू बी 90 डिग्रीज. कृष्णा, यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. अब ये आपकी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन है. ऑब्वियसली जो इससे आगे आप प्रोजेक्शन करोगे वहां पे एंगल जो है वो 90 डिग्री ना होके कोई और एंगल होगा. सो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट द मैट्रिसेस. जब हम बोलते हैं दैट द मैट्रिक्स फॉर प्रोजेक्शन ऑन टू जेड इक्वल्स टू जीरो प्लेन, जेड इक्वल्स टू जीरो प्लेन का मतलब है, हाँ जी, is it visible? The screen is visible? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. Hmm, ये एक एडमिट करने के चक्कर में ना हाँ जी. So now here what you see is that the matrix for projection onto, अब दिखाई दे रही है ना स्क्रीन बेटा? Yes, ma'am. So matrix for projection, orthographic projection onto z equals to zero plane. z equals to zero plane में क्या करोगे? वही अपना 4x4 मैट्रिक्स लिखोगे. कोई पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन या प्रोजेक्शन नहीं है, तो ये वाली जो कॉलम है ये आपका 0 0 0 1 रहेगा. और आपके पास कोई ट्रांसलेशन नहीं है, तो लास्ट लाइन में ये तीनों एलिमेंट्स आपके 0 0 0 रहेंगे. कोई भी आपके पास रोटेशन या रिफ्लेक्शन या शेयरिंग नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास यूनिटी मैट्रिक्स होना चाहिए था. और
साथ में आपके पास जो यहाँ पर ये एलिमेंट है, ओवरऑल स्केलिंग भी नहीं हो रही है, तो यू आर एट h इक्वल्स टू 1 प्लेन, तो ये भी 1 रहेगा। सिर्फ जो आपका z का पार्ट है वो z इक्वल्स टू 0 प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इसलिए z के सारे एलिमेंट्स आपके जीरो हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली ये वाले एलिमेंट्स तो ऑलरेडी जीरो थे, सिर्फ इसका ये जो डायगोनल एलिमेंट था ये 1 था, तो ये डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। Similarly, if you do it for projection onto orthographic projection onto x equals to 0 plane, तो x का column is 0, and orthographic projection onto y equals to 0 plane, then y का column is 0। अब एग्जाम में इसमें कैसा क्वेश्चन आता है कि you have to apply say suppose 3D transformation to a cube or a parallelepiped followed by orthographic projection onto x equals to 0। तो इस केस में आपको 3D ट्रांसलेशन तो आता ही है, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट में जो भी आंसर आया है उसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो दैट विल रिजल्ट इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है ज्ञानेश, यहाँ तक समझ में आ गया? क्वेश्चन कैसा आएगा? हाँ जी ज्ञानेश, अश्विन, am I- हम्म हम्म तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो अभी तक आप क्वेश्चंस करते आए हैं उसी क्वेश्चन में लास्ट में एक लाइन लिखी जाती है कि इट शुड बी फॉलोड बाय ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन onto say x equals to 0 plane, then in that case you will multiply it with this matrix। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपका 4 मार्क का है वो अब आपका 5 मार्क का हो जाएगा, क्योंकि एक और मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ मूविंग फर्दर, अब दिस इज हाउ योर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन विल बी सीन। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। जब आप ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस देखेंगे ऑन टू z इक्वल्स टू 0 प्लेन, तो z इक्वल्स टू 0 प्लेन देखो, z ये है, ठीक है, z ये है, तो आपको ये फेस दिखाई देगा, यहाँ फेस दिखाई देगा, तो ये टॉप कॉर्नर विल बी शोन एज कट। when you see it at y equals to 0, तो y यहाँ पर है, तो you will see that, sorry, y यहाँ पे है, this is z, this is x and this is y टॉप पे है। तो जब टॉप से आप इसको देख रहे होंगे तो आपके पास जो कॉर्नर कट आएगा वो आपका राइट बॉटम पर आएगा, एंड जब आप देखेंगे इसको फ्रॉम x इक्वल्स टू 0, तो आपका जो टॉप कॉर्नर कटा हुआ आएगा दैट विल बी एट top left side, so this is how it will be shown। so I hope this is clear to everybody। हाँ जी चिराग, चिराग, is this diagram clear? Yes, ma'am. सो कहने का क्या मतलब है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से या आपको ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू मिल रहा है, या बॉटम व्यू मिल रहा है, या फ्रंट व्यू मिल रहा है। ऐसे ही आपके पास 3 और व्यूज होते हैं, वेयर यू हैव इट एज टॉप व्यू, बॉटम व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, राइट व्यू एंड लेफ्ट व्यू। सो दैट मीन्स जितने भी व्यूज कर लीजिए, जितनी भी तरह से आप देख लीजिए, एक टाइम पे आपके पास एक ही फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल होगा। सिंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन डज नॉट प्रोवाइड sufficient information to visually and practically reconstruct the shape of an object। अगर आपसे बोल दिया जाए कि जो ऑब्जेक्ट आपके सामने है उसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बाद उसको आप बनाइए, तो आपको उसको 6 डिफरेंट व्यूज से देखना पड़ेगा, तब आप सारे व्यूज को मर्ज करके एक उसका शेप बना पाएंगे। सो दैट मीन्स योर सिंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, एक बार प्रोजेक्शन से यू डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। कॉन्सिक्वेंटली इसके लिए क्या करना पड़ता है, मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस आर नेसेसरी। In technical drawings, multi-view orthographic projection is an illustration technique in which up to 6 pictures of an object are produced, each with the projection plane or to one of the coordinate axes।
तो ये 6 different views क्या है? All these 6 views can be also obtained by a combination of reflection, rotation, and translation, followed by projection onto z equals to 0 plane from center of projection at infinity on positive z axis. I want to read this line again. ये अभी 3-4 बार लाइन रीड करोगे आपको याद हो जाएगी. देखो, पहले मैं लाइन को ब्रेक करके पढ़ रही हूँ. मैं ये कॉमा के बाद पढ़ रही हूँ. फॉलोड बाय, हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन. ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसी प्लेन पे होती है. मान लीजिए वो जेड प्लेन पे है, तो वी विल से इट इन इंग्लिश ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन onto z equals to 0 plane. Now, when it is at z equals to 0 plane, it will either show you the top view or the bottom view. So that means either it is either your center of projection is at infinity of a positive z axis, or it is at infinity of negative z axis. I repeat here that center of projection is at infinity. Why it is at infinity? Because you are dealing here with orthographic projection, which is a type of a parallel projection where you do not have a point where your center of projection is converged. It seems that it converges, but it doesn't converge. It only meets at infinity. So that means you have to say that center of projection is at infinity. Either it is on positive z axis or on negative z axis. Is that clear to everybody? हाँ जी. विभू, ये लाइन इंग्लिश में जो लिखी है ये समझ में आ गई? क्या बोल रहे हैं हम? Yes, ma'am. सो नाउ व्हाट इट सेज इज दैट कि दो तरीके हैं. या तो आप 6 बार अलग अलग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस करिए हर व्यू पे, या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि प्रोजेक्शन करने से पहले अगर आप रिफ्लेक्शन, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन कर लेते हैं, देन इन दैट केस आपके पास यहाँ पे आगे जाके मल्टीपल व्यूज आ जाते हैं. ये हम मैथमेटिकली इसको करके मैट्रिक्स में दिखाएंगे आपको. ठीक है. नाउ अगर फ्रंट व्यू, हाँ जी, यार मेरे को ना वापस आना पड़ता है. रुको, कहाँ है? अब तो नहीं है यहाँ पे. चलो आएगा तो बताना. स्क्रीन इज स्टिल विजिबल. तो फ्रॉम करंट स्लाइड. हाँ जी. तो अब जो वो 6 व्यूज हैं, वो क्या 6 व्यूज हैं? फ्रंट, फ्रंट के लिखेंगे, फ्रंट के लिए लिखेंगे obtained by projection onto z equals to 0 with center of projection at infinity on positive z axis. ठीक है. और अगर हम फ्रंट के बाद लिखते हैं आपके पास रियर, तो हो जाएगा obtained by projection onto z equals to 0 with center of projection at infinity on negative z axis. ठीक है. इसी तरह से आपके पास, इसी तरह से आपके पास राइट है. हाँ जी जी. द स्क्रीन इज विजिबल. Yes, ma'am. तो इसी तरह से आपके पास बाकी के और 4 व्यूज हैं. राइट वाला हो गया x इक्वल्स टू 0 ऑन पॉजिटिव x एक्सिस. लेफ्ट वाला हो गया x इक्वल्स टू 0 एंड सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन एट इंफिनिटी ऑफ नेगेटिव x एक्सिस. टॉप हो गया x y इक्वल्स टू 0 विद पॉजिटिव y एक्सिस, एंड बॉटम हो गया y इक्वल्स टू 0 विद नेगेटिव y एक्सिस. और इन 6 व्यूज में से हम 3 ही व्यूज को ज्यादा यूज करते हैं. दैट इज फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड रियर व्यू.
फ्रंट व्यू को हम फ्रंट एलिवेशन भी बोलते हैं, टॉप व्यू को प्लेन एलिवेशन व्यू भी बोलते हैं, और राइट व्यू को हम साइड एलिवेशन भी बोलते हैं. नाउ दिस इज हाउ यू आर एबल टू सी दीज फिगर्स. ये ऑलरेडी हम आपको पिछले वाले एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर चुके हैं, सो वी कैन स्किप इट. Now, another type of parallel projection is axonometric projection. Axonometric projection is different from orthographic projection. Now, how is that? A single orthographic projection fails to illustrate the general three-dimensional shape of an object. तो क्या करते हैं? We move on to next type of projection, that is axonometric projection overcomes this limitation. It uses the projection plane that are not normal to the principal axis. That means जो angle है वो 90 degree नहीं है. Thus it shows several faces of an object at once. मतलब आप बिल्कुल ऑब्जेक्ट को सीधा ना देखे, ऑब्जेक्ट को टेढ़ा देखेंगे तो आपके पास ऑब्जेक्ट के मल्टीपल व्यूज दिखने की गुंजाइश है. और ऑब्जेक्ट को टेढ़ा देखने का मतलब है आपने एंगल को 90 डिग्री ना करके टिल्ट करके कुछ और एंगल कर दिया है. So axonometric projection is a type of parallel projection which is used to create pictorial drawing of an object. How is it constructed? It is constructed by manipulating the object using rotation and translation such that at least 3 adjacent faces are shown. मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपके सामने सीधा रखा हुआ है तो आप ऑब्जेक्ट को टिल्ट कर दो. टिल्ट कर दो मतलब उसको रोटेट कर दो या उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर दो. दैट मींस उसको ट्रांसलेट कर दो. और जब आप रोटेशन और ट्रांसलेशन टुगेदर दोनों इकट्ठा यूज करते हैं, देन यू आर एबल टू सी एडजेसेंट फेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. So the result is then projected from center of projection at infinity onto one of the coordinate planes. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, अंशिका क्लियर है बेटा एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन? Yes, ma'am. नाउ मूविंग फर्दर. अब यहाँ पे ना फोरशॉर्टनिंग होती है. अब शुरू में जब हमने बात किया था तो हमने बोला था डिफरेंसेस में पैरेलल और पर्सपेक्टिव में कि पैरेलल में फोरशॉर्टनिंग नहीं होती लेकिन पर्सपेक्टिव में होती है. बट वो जो फोरशॉर्टनिंग पर्सपेक्टिव में हो रही थी, दैट वाज कॉल्ड एज पर्सपेक्टिव फोरशॉर्टनिंग व्हिच वाज विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस. बट यहाँ पे जो फोरशॉर्टनिंग हो रही है, दैट इज नथिंग टू डू विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द यूजर. यहाँ जो फोरशॉर्टनिंग है, हियर फोरशॉर्टनिंग इज यूनिफॉर्म rather than being related to the distance from the center of projection. Again I read it. Foreshortening is uniform. Uniform मतलब सबके लिए same foreshortening है, rather than being related to the distance from the center of projection as in the case of perspective projection. That is, relative lengths of the original parallel lines remain constant. क्या होता है? Relative lengths of original parallel lines remain constant. Parallel lines are equally foreshortened. पैरेलल लाइंस जो है वो इक्वली फोरशॉर्टेंड है. मतलब अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में आपको मालूम है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. तो जो पहली वाली पैरेलल लाइन जो है, अगर उसको आपने 3 टाइम्स छोटा किया है तो जो दूसरी भी पैरेलल लाइन है वो भी 3 टाइम्स ही छोटी होगी. ठीक है, so that means relative length relative length of originally parallel lines remain constant, and the foreshortening factor is the ratio of the projected length of the line to its true length. फोरशॉर्टनिंग फैक्टर क्या हो गया? अगर मान लो अभी लेंथ जो आपकी लाइन है उसका लेंथ है 18 सेंटीमीटर,
और आपने उसको 3 टाइम्स छोटा किया है, तो उसका जो नया वाला आ जाएगा वैल्यू, दैट विल बी 18/3, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो फोरशॉर्टनिंग फैक्टर क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ a line to its true length. That means 3/18 will be called as its projection factor, foreshortening factor. तो यहाँ तक प्रकृति क्लियर है? प्रकृति क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. अब there are 3 types of axonometric projections. They are trimetric, dimetric and isometric. Trimetric जो है, what we say is that isometric is a special case of dimetric and dimetric is a special case of trimetric. Isometric जो होता है वो most restrictive होता है, और trimetric जो है that is least restrictive. देखो, आइसो का मतलब होता है सेम। सेम का क्या मतलब है यहाँ पे? कि जो तीनों फोरशॉर्टनिंग फैक्टर्स हैं वो तीनों के तीनों सेम है। Why are we saying that there are 3 foreshortening factors? Because parallel lines with respect to x-axis, parallel lines with respect to y-axis, and parallel line with respect to z-axis. We have 3 axes, तो 3 फोरशॉर्टनिंग फैक्टर्स। अगर वो तीनों फोरशॉर्टनिंग फैक्टर्स सेम है तो आइसोमेट्रिक है। अगर उन तीन में से कोई 2 फोरशॉर्टनिंग फैक्टर्स सेम है तो डायमेट्रिक है। और अगर वो तीनों फोरशॉर्टनिंग फैक्टर्स अलग अलग है देन इट इज ट्राइमेट्रिक। सो द sentence is isometric is a special case of diametric and diametric is a special case of trimetric. Isometric is most restrictive and trimetric is least restrictive. संतोष, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं? हाँ जी संतोष। Yes, ma'am. So now moving further, अब ये देखिए, how do you see these when you view an object? This is trimetric axonometric projection. अब देखो यहाँ पे these are trimetric projections which are formed by arbitrary rotations in arbitrary order, which is followed by parallel projection onto z equals to 0 plane. तो ये देखो, ये अब आपका एंगल जो है यहाँ पे 0 डिग्री पे है, फिर 15 डिग्री पे, फिर 30 डिग्री पे, फिर 45 डिग्री पे, फिर 60 डिग्री पे आपने ऑब्जेक्ट को देखा, फिर 75 डिग्री पे देखा, फिर जब आपने 90 डिग्री पे देखा तो आपके पास आ गया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो एक्सोनोमेट्रिक ये सारे हैं, उसमें से जब आपने एंगल 90 डिग्री कर दिया तो आपके पास ऑर्थोग्राफिक हो गया। और जब आपने एंगल 90 डिग्री किया होता है तो आपके पास मल्टीपल फेसेस के बजाय आपके पास सिंगल फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आ जाता है। This is an example with respect to 15 degree, this is with respect to 30 degree, and this is with respect to 45 degree. In all the cases, you need to remember that when the angle turns out to be 90 degree, you will get only the single face of an object which results into orthographic projection. ठीक है? Now moving further, अब आ जाओ इनकी mathematical description पे। यशी यहाँ तक क्लियर है बेटा? यशी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब है आपके पास, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइमेट्रिक की। ठीक है? अब है आपके पास यहाँ पे foreshortening ratios of each projected principal axis x, y, z are all different in a general trimetric projection. तीनों फैक्टर्स आपके अलग अलग हैं। अब ये आपको foreshortening factors कैसे निकालने हैं? For any specific trimetric projection, the foreshortening ratios are obtained by applying concatenated transformation matrix to the unit vectors along principal axis. Again, I read it. Foreshortening factors are obtained by applying concatenated transformation matrix. तो आपका जो वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशंस आप अप्लाई करो, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है?
unit vector along principal axis. That is, you have to multiply u with t. t आपका हो गया ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. ठीक है, अब u क्या है? यूनिट वेक्टर्स अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस. इसका मैट्रिक्स की डेरिवेशन नहीं है, यू नीड टू मक दिस अप. आपके पास ये मैट्रिक्स जो है, यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है विद 1 1 1 इन x y and z डायरेक्शन. व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस विद t, t कोई जनरलाइज्ड मैट्रिक्स ले लो, तो जो भी आपके पास आंसर आएगा, तो आपके पास यहाँ पर ये वैल्यूज जो आएंगी, लेट दिस बी लेबल्ड एज एक्स एक्स स्टार, वाई वाई स्टार, एक्स वाई स्टार, वाई वाई स्टार, एक्स जेड स्टार एंड वाई जेड स्टार. And this value will be all zeros. This will be currently 1. ठीक है, all values will be 1. Now, where u is the matrix of all unity vectors along untransformed xyz axis and t is the concatenated trimetric projection matrix. अब foreshortening factors क्या होते हैं? Foreshortening factors along projected principal axis वो हो जाएगा स्क्वायर ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई स्क्वायर. तो इन दोनों का समेशन का स्क्वायर के समेशंस का स्क्वायर रूट, इन दोनों के स्क्वायर्स के समेशन का स्क्वायर रूट, और इन दोनों के स्क्वायर्स के समेशन का स्क्वायर रूट विल बी फोरशॉर्टनिंग फैक्टर्स इन x axis, y axis and z axis which are labeled as fx, fy and fz. अगर आपको एग्जाम में ये टी दे रखा है और आपसे बोला गया है यूनिटी मैट्रिक्स निकालिए, और सॉरी फोरशॉर्टनिंग फैक्टर्स निकालिए, तो आप इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके टी को जो क्वांटिटीज आपकी यहाँ पे आएंगी उनका स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट लेंगे. दैट विल बी योर फोरशॉर्टनिंग फैक्टर इन एक्स एक्सिस. तो दिस क्वेश्चन कैन बी ऑफ 2 मार्क्स ओनली. ठीक है, नाउ look at this question. Consider the object x with the position vectors as follows. तो x के position vectors हमें दे रखे हैं. Trimetric projection is applied to this cube by rotating it by phi equals to 30 degree about y axis followed by theta equals to 45 degree about x axis. You have to give the transformation matrix and calculate the foreshortening factors in x, y and z direction. ये आपका 6 मार्क्स का आएगा. ठीक है, दोबारा आई एम रिपीटिंग इट. ये एक आपको क्यूब दे रखा है जिसके डायमेंशंस आपको दे रखे हैं. बोला है कि इसमें ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन लगाओ. कैसे लगाओ? पहले आप इसको रोटेट करो बाय phi equals to 30 degree about x axis. तो पहले एक रोटेशन का मैट्रिक्स followed by theta equals to 45 degree about x axis. तो फिर से एक और रोटेशन का मैट्रिक्स. उसके बाद बोला है कि इन दोनों रोटेशन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके t निकालो. फिर बोला है कि फोरशॉर्टनिंग फैक्टर्स निकालो. तो ये जो t आया इसको u के साथ मल्टीप्लाई करो. पहली रो से आपके पास fx आएगा, दूसरी से yfz आएगा और तीसरी से fz आएगा. ठीक है, तो लेट अस सी दिस. तो रोटेशन को मल्टीप्लाई किया, ry को मल्टीप्लाई किया rx के साथ एंड फॉलोड बाय ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑन टू z इक्वल्स टू 0 प्लेन. तो आपके पास ये लास्ट में मैट्रिक्स लिखा हुआ जरूर होना चाहिए वेयर योर z वाला इज जीरोस. तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक ये मैट्रिक्स आया. इस मैट्रिक्स को आपने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो नए क्यूब के डायमेंशंस आए. और फोरशॉर्टनिंग फैक्टर्स कैसे निकालना है? इस t को u के साथ मल्टीप्लाई करना है. जो ये वैल्यूज आई अंडर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2/4 का स्क्वायर का whole under root will give you 0.9 which is your fx. I hope this is clear to everybody. अजय क्लियर है कैसे न्यूमेरिकल करना है? हाँ जी अजय, आर यू देयर? अनिल क्लियर है?
Yes, ma'am. ये सब किसने बोला? अनिल या अजय? अनिल, Anil. तो अजय नहीं है ना नक्शल में यहाँ पे? यस मैम, है मैम। तो जी बोले हाँ जी ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम क्लियर सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस नो बोलो बेटा। Yes, ma'am. यस मैम। Now we have next type of projection, that is diametric axonometric projection. Diametric axonometric projection में क्या है? It is a trimetric projection with two of the three foreshortening factors as equal and the third is arbitrary. जो पहले वाला ट्राइमेट्रिक था उसमें क्या हो रहा था, आप एक बार रोटेशन कर रहे थे, उसके बाद एक और रोटेशन कर रहे थे, उसके बाद आप प्रोजेक्शन कर रहे थे। ठीक है, अब डायमेट्रिक को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस थ्रू एन एंगल फाई, followed by rotation about x-axis through an angle theta and projection from center of projection at infinity onto x z equals to 0 plane. तो आर वाई का, आर एक्स का और पी जेड के मैट्रिसेस आपने ले लिए, देन यू मल्टीप्लाई दिस टू गेट टी। ठीक है, this is simply matrix multiplication of rotation matrix along y axis, along z axis, x axis, and this is projection onto z equals to 0, that means z वाला column सारा आपका 0 से। Then you multiply it with the same t and you will get u star as this. So here what you will get is that f square fx will be equal to under root of cos phi का स्क्वायर प्लस साइन फाई का साइन फाई स्क्वायर एंड साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा। अब अंडर रूट यहाँ से हटाने के लिए वी कैन राइट इट एज एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। सिमिलरली एफ वाई स्क्वायर विल बी, ये तो क्वांटिटी जीरो हो गई तो कॉस स्क्वायर थीटा, एंड एफ जेड स्क्वायर विल बी this quantity sin square phi plus cos square phi sin square theta. Now here, since the foreshortening factors along x and y axis are equal, why are we saying x and y axis? क्योंकि हमने यहाँ जो रोटेशन करी है, पहली रोटेशन अबाउट y एक्सिस करी है, फिर रोटेशन अबाउट x एक्सिस करा है। तो ये जो दो एक्सिस लिए जिन पे रोटेशन करी है, तो इन्हीं दोनों का फोरशॉर्टनिंग फैक्टर्स हमारे इक्वल होंगे। हम कोई और एक्सिस भी ले सकते थे, फिर उन दोनों जिन पे रोटेशन करी थी उन दोनों के फोरशॉर्टनिंग फैक्टर्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। सो हियर x एंड y एक्सिस के फोरशॉर्टनिंग फैक्टर्स आर इक्वल। तो आपके पास एफ एक्स स्क्वायर ये क्वांटिटी है, एफ वाई स्क्वायर आपकी कॉस स्क्वायर थीटा है, इन दोनों को आपने इक्वेट कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास साइन स्क्वायर फाई के टर्म्स में ये वैल्यू आती है। ये जो साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू है, इसको आपने अलोंग फोरशॉर्टनिंग फैक्टर अलोंग जेड एक्सिस में पुट कर दिया है, एंड जब आपने इसको सॉल्व किया तो यू गेट दैट साइन स्क्वायर थीटा कम्स आउट टू बी एफ जेड square by 2 comma 1. This is now a quadratic equation. Quadratic equation के आपने factors निकाल के उसको solve किया है। ठीक है, I am not moving into its solving. You know that sine square theta equals to 1 will yield infinity, so you will discard this result. So that means आपके पास nutshell में आ गया theta जो है that comes out to be sine inverse of fz upon root 2, and phi जो है that will come out to be sine inverse of fz upon root 2 minus fz square. अगर ये अभी मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन डिस्कस वो शेयर कर लूंगी, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके सॉल्विंग में देन यू कैन टॉक टू मी। अदरवाइज इट इज सिंपली आपने इक्वेशंस को एक दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले हैं, फैक्टर्स में रूट्स निकाले हैं। So this is pure mathematics, nothing to do with computer graphics.
तो रमेश यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, कंसिडर द क्यूब विद द कॉर्नर कट ऑफ, determine the diametric projection for a foreshortening factor along z axis of 0.5. that means उन्होंने आपको fz की वैल्यू दे दी है, fz आपको 0.5 दिया, 0.5 इज 1/2, तो आपको यहाँ से थीटा निकालना है, थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ दिस फॉर्मूला, फाई इज साइन इनवर्स ऑफ दिस फॉर्मूला, fz आपको क्वेश्चन में दे रखा है, वहां से आपने एंगल्स निकाल लिए और फिर t के साथ आपने t की जो कंकैटिनेटेड मैट्रिक्स है वो निकाल लिया। टी का कंकैटिनेटेड मैट्रिक्स क्यों निकाल लिया, क्योंकि टी आपके पास जो आया था वो ये था, तो यहाँ पे अगर फाई पता है और थीटा पता है तो कॉस फाई और साइन थीटा ये सब पता है ना आपको क्वांटिटीज, तो उनको आपने फिर जाकर लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया एक्स के साथ, एक्स आपका विद वन कॉर्नर कट ऑफ दे रखा है, तो जो डायग्राम दिया होगा उसके हिसाब से आपको देखना होगा कि कहाँ पे 0.5 लिखना है और कहाँ 1 लिखना है। जनरली ऐसा क्वेश्चन हम नहीं पूछते हैं, इसके दो रीजन है, एक तो हम डायरेक्टली आपको क्यूब की डायमेंशंस देते हैं, दूसरा ऐसा कोई क्वेश्चन देने की कोशिश नहीं करते जहाँ थीटा जो है 30 डिग्री 45 डिग्री या जो मतलब एंगल्स जिनकी वैल्यूज आपको पता हो उनसे हटकर हो, ऐसे वैल्यूज ऐसे क्वेश्चन हम नहीं देते हैं, या फिर हम जेड की ऐसी वैल्यू देंगे कि जिससे आंसर ही आपका ये 45 डिग्री या 90 डिग्री या 30 डिग्री कुछ आए, ठीक है। सो मूविंग फर्दर, तो ये x को t के साथ मल्टीप्लाई करके आपका f इक्वल्स टू हाफ पे ये फिगर बन जाती है। नाउ लास्ट इज योर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, ऑल द थ्री foreshortening factors are equal. when all the three foreshortening factors are equal, तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए पहले आपने इक्वेट किया एफ एक्स स्क्वायर और एफ वाई स्क्वायर को, फिर आपने इक्वेट किया एफ जेड स्क्वायर और एफ वाई स्क्वायर को, सॉल्व जब आप करेंगे तो हियर इट कम्स आउट दैट आपके पास phi comes out to be plus minus 45 degree and theta comes out to be plus minus 35 degree. Again 35 degree का एंगल अगर आप cos 35 हम आपसे पूछेंगे तो we'll have to give you some substitute या क्वेश्चन में आंसर देना पड़ेगा हमें कि sin 35 एंड cos 35 की ये वैल्यूज होती है, तो ऐसे क्वेश्चन हम जनरली नहीं पूछते हैं। तो जब हम इसका न्यूमेरिकल नहीं पूछ सकते तो हम इसकी डेरिवेशन जरूर पूछ सकते हैं कि फोरशॉर्टनिंग फैक्टर्स निकाल के दिखाइए क्या है, तो आपको ये डेरिवेशन करनी पड़ती है, ठीक है। अब दिस इज अगेन विद रिस्पेक्ट टू द डेरिवेशन। हाँ, अब फोरशॉर्टनिंग फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा आइसोमेट्रिक में, एफ विल बी कॉस स्क्वायर थीटा विच कम्स आउट टू बी 0.8। अब 0.8 के साथ जब आपने ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के या ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को u के साथ मल्टीप्लाई किया, देन यू विल गेट दिस रिजल्ट वेयर योर अल्फा विल कम आउट टू बी tan inverse of this which will be plus minus 30 degrees. Now moving further, what kind of question you have it in your book? Again this question will not be asked क्योंकि again आपके पास यहाँ पे थीटा जो है that comes out to be plus 35 degrees. We will avoid such questions to be asked in your question paper. Now, this is isometric projection again. अब आपके पास देखिए oblique projection आ रहा है, that is the third type of projection. पहले आपने पढ़ा था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जहाँ पे एंगल जो था दैट वाज 90 डिग्री, लेकिन प्रॉब्लम थी उसमें कि सिंगल फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट was only viewable with the when you were applying only one type of projection, ठीक है। अब आपके पास दूसरा टाइप का प्रोजेक्शन आया दैट वाज एक्सोनोमेट्रिक, जहाँ पे एंगल आपका 90 डिग्री ना होके कुछ और एंगल है, वहां पर आपके पास foreshortening आ रही थी which was with respect to uniform foreshortening where parallel lines relative length of parallel lines was equal.
if it was equal in all the three directions, then it was isometric. If it was equal in any two of the direction, then it was diametric. And if it was different in all the three directions, then it was trimetric. In all these cases, you were applying two rotations followed by projection onto z equals to 0 direction. ठीक है, zero axis. Now you have here third type of projection, that is oblique projection. अब oblique projection में क्या है? An oblique projection is formed by parallel projectors from center of projection at infinity that intersect the plane of projection at an oblique angle. Again, I am reading the line. It is formed by parallel projectors from center of projection at infinity that intersect the plane of projection at an oblique angle. तो देखो क्या हो रहा है, जो projectors हैं, those rays which are coming from your center of projection at infinity, जो infinity पे है, that intersect the projection plane at some oblique angle. अब वो एंगल एक्सप्लिसिटली बताया हुआ है, either that angle is 45 degree. If that angle is 45 degree, then it is called as cavalier projection. Angle between the direction of projection and the projection plane. If it is 45 degrees, then it is cavalier projection. The foreshortening factors of all the three principal axes are equal in this case, and the projected image appears to be thick. And cabinet projection is used to correct this deficiency. ये जो deficiency है कि projected image जो है, it appears to be thick, कि उसके sides बहुत ज़्यादा thick नजर आते हैं आपको, इसको हटाने के लिए हम cabinet projection करते हैं, जिसमें instead of 45 degrees you have an angle of 63.4 degrees. यहाँ पे क्या होता है, जो ये foreshortening factors हैं, ऊपर वाले केस में foreshortening factors of all three principal axes were equal, but here foreshortening factor is half for the edges perpendicular to the plane of the projection. And so what is it, what you need to remember is that जब आपका एंगल 90 डिग्री है तब आपके पास ऑर्थोग्राफिक है, जब आपका एंगल 90 डिग्री से हटके है तो या वो एक्सोनोमेट्रिक हो सकता है या ऑब्लिक हो सकता है. एक्सोनोमेट्रिक में ऑब्लिक में अगर आपके पास 45 डिग्री है एंगल तो वो कैविलियर है, और अगर 63.4 डिग्री है तो वो आपका कैबिनेट है. कैबिनेट इज बेटर देन कैविलियर. लेकिन इसमें क्या होता है कि इसकी जो डेरिवेशन है, दैट डेरिवेशन इज नॉट इन योर कोर्स एंड इट हैज नॉट बीन इवन स्पेसिफाइड इन योर, नहीं बुक में है बट इट इज नॉट इन योर कोर्स. So you simply need to remember that if the angle is 45 degree, then it is called as cavalier oblique projection, where the foreshortening factors of all the three principal axes are equal, but your image appears to be thick. In order to avoid this deficiency, you have to consider cabinet projection with angle equals to 63.4 degree. Here your foreshortening factor will be half. ऊपर आपका foreshortening factor f is equals to 1. Here your foreshortening factor f is equals to half. ठीक है, तो एग्जाम में आपका ये 2 मार्क का डिफरेंस हमेशा ही आ जाता है. व्हाट इज साइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन कैविलियर एंड कैबिनेट, या which of the two is better out of the available oblique projections. ठीक है, तो तान्या यहाँ तक क्लियर है बेटा? शैल वी मूव फर्दर? Yes, ma'am. इसकी डेरिवेशन आपको नहीं करनी है. ठीक है, तो कैविलियर और कैबिनेट इस तरह से आपको आउटपुट दिखाई देता है. नाउ
अब इनका ये जो डेरिवेशन नहीं करनी है, तो इनका जो ये मैट्रिक्स है वो डेरिवेशन के बाद ये निकलता है आपके पास कि ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर ऑल ओब्लिक प्रोजेक्शंस। तो ये आपको मगअप ही करना पड़ेगा क्योंकि इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। मगअप करने के लिए देयर आर नो ट्रांसलेशन फैक्टर्स, तो लास्ट रो इज 000। there are no perspective projections and transformations, so last column is 000. There is no overall scaling, so you are at h equals to 1 plane, so last element is at h equals to 1. Since it is projection onto z equals to 0 plane, so here your last column, your z column will always be 000. Rest of the matrix should be an identity matrix with diagonal elements as 1 1. यहाँ पे जो आपके elements होते हैं, that is minus f cos alpha and minus f sin alpha, where f is your projected length of the z axis, प्रोजेक्ट, दैट इज योर फोरशॉर्टनिंग फैक्टर, जो अभी हमने पढ़ लिया था कि इट इज f इक्वल्स टू हाफ एंड f इक्वल्स टू 1 इन बोथ द केसेस, ठीक है। एंड योर अल्फा जो होता है, ये जो अल्फा है, दिस इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड प्रोजेक्टेड z एक्सिस व्हिच इज यूजुअली टेकन एज 30 डिग्रीज। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है और नहीं भी बताया है, तो आप अल्फा जो है वो आप हमेशा 30 डिग्रीज लेंगे। बीटा जो होता है, दैट इज द एंगल बिटवीन द oblique projectors and plane of projection. बीटा इज cot inverse of f. देखो, if f is equals to 0, तो cot inverse of 0 हो जाता है 90 डिग्री. That means orthographic projection will result. And if f is equals to 1, then beta हो जाएगा cot inverse of 1 which is 45 degrees, which is nothing but cavalier projection. तो इसलिए f is equals to 1 for cavalier projection. जब बीटा हाफ होता है, f हाफ होता है, तो बीटा होता है cot inverse of half which comes out to be 63.4 degrees. अब दोनों में मैथमेटिकली तो ये फर्क है और दिखने में हमें क्या फर्क है, when f is equals to 1, the edges perpendicular to the projection plane are not foreshortened. Edges perpendicular to the projection plane are not foreshortened. Whereas when f is equals to half, then the edges perpendicular to the projection plane are foreshortened to half their actual length. Okay, so what you need to remember in this case is this matrix where f is 1 in the case of cavalier projection and f is half in the case of cabinet projection. Alpha in both the cases seems to be 30 degrees. If f is equals to 0, then it results in orthographic projection. Is that okay? Clear है यहाँ तक? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now, एग्जाम्पल में आपसे क्या पूछा जाता है, डेवलप अ कैविलियर एंड कैबिनेट प्रोजेक्शन फॉर द क्यूब विद वन कॉर्नर कट ऑफ एज डायमेंशन एज दिस। तो x दे रखा है, सिंपल इसको इस t के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पे अल्फा जो है, कैविलियर प्रोजेक्शन में f इक्वल्स टू 1 ले लो और अल्फा 30 डिग्रीज ले लो, और कैबिनेट में आप f को 1/2 ले लो और अल्फा को अगेन 30 डिग्रीज ले लो एंड सिंपली उसको मल्टीप्लाई करके दिखा दो। तो ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आएगा, ठीक है। अब ये है, तो अब हमने बात कर ली सारे प्रोजेक्शंस की। लेट मी जस्ट मूव बैक हियर टू दिस स्लाइड। हाँ जी, ये स्लाइड कर रहे थे ना हम। देखिए, पैरेलल प्रोजेक्शन में आपने तीनों टाइप्स कर लिया। वन इज ऑर्थोग्राफिक, अनदर इज एक्सोनोमेट्रिक
एंड द थर्ड इज ओब्लिक। ऑर्थोग्राफिक के कोई टाइप नहीं है, यहाँ पर एंगल आपका 90 डिग्री होता है। एक्सोनोमेट्रिक और ओब्लिक में एंगल आपका 90 डिग्री नहीं होता है। जब आपका एंगल 45 डिग्री आ रहा है और वो इंटरसेक्ट कर रहा है प्लेन को, देन वो कैबिनेट प्रोजेक्शन है, कैविलियर प्रोजेक्शन है। और जब वो एंगल 63.4 डिग्री है तो आपके पास यहाँ पर कैबिनेट प्रोजेक्शन है। जब वो एंगल कुछ और है देन इट विल बी एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जिसमें अगर फोरशॉर्टनिंग फैक्टर सारे के सारे इक्वल है तो आइसोमेट्रिक, कोई दो इक्वल है तो डायमेट्रिक, कोई एक इक्वल है तो ट्राइमेट्रिक। कैविलियर में f इक्वल्स टू 1 है, कैबिनेट में f इक्वल्स टू हाफ है। और अगर f इक्वल्स टू 0 है तो वो डायरेक्ट रिजल्ट कर जाता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। सो पैरेलल प्रोजेक्शन इज क्लियर टू एवरीबडी। भूमि क्लियर है यहाँ तक ये सारे फॉर्म्स? भूमि, Yes, ma'am. now we are going to move towards perspective projection. पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में आपके पास तीन टाइप्स हैं, सिंगल पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। तीन ही टाइप्स क्यों हैं? क्योंकि आपके पास तीन ही प्रिंसिपल एक्सेस हैं, x axis, y axis and z axis. So now moving on to the perspective projections. पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन करने से पहले हम पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी तीन टाइप की होती है, सिंगल पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। ये था हमारा जनरलाइज्ड 4x4 होमोजीनियस मैट्रिक्स। ये था हमारा जनरलाइज्ड 4x4 होमोजीनियस मैट्रिक्स। इसके अंदर हमने सारे जो मैट्रिसेस हैं या सब मैट्रिसेस हैं सबको यूज कर लिया है एक्सेप्ट फॉर पी क्यू एंड आर। अब ये जो पी क्यू आर है हमेशा हमारे जीरोस रहे हैं। जब ये नॉन जीरो होते हैं देन इट रिजल्ट्स इन योर पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी क्लियर। अगर कोई एक क्वांटिटी इनमें से नॉन जीरो है तो सिंगल पॉइंट है, अगर एक से ज्यादा मतलब दो क्वांटिटीज आपकी नॉन जीरो है तो 2 पॉइंट है, और अगर तीनों क्वांटिटीज आपकी नॉन जीरो है तो वो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस। If any of the first three elements in the last column of 4x4 transformation matrix is non-zero, a perspective transformation will result. मान लीजिए कि हमारा जो z एक्सिस पे है that value is non-zero, तो हमारा मैट्रिक्स ये हो जाएगा 0 0 R1। जब हम इसको अपने किसी एक पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेट दैट पॉइंट बी एक्स वाई जेड कॉमा 1, होमोजीनियस लेना है हमें, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है एक्स वाई जेड एंड आर जेड प्लस 1। सो हियर योर h is not equals to 1, your plane h is equals to rz plus 1. In order to obtain the Cartesian coordinates, what you need to do is that you need to divide it throughout by rz plus 1, तभी ये quantity आपकी 1 होगी। So your Cartesian coordinates will be x by rz plus 1, y by rz plus 1 and z by rz plus 1 and 1. So here what happens is that parallel lines converge. Perspective है ना ये, तो यहाँ पे parallel lines converge and the object size is reduced with increasing distance from center of projection. Non-uniform foreshortening of lines will occur and this results in the fact that shape of the object is not
preserved. That means here non-uniform foreshortening of lines occur as a function of orientation of the center of projection and the distance of the object from center of projection. I'll come back to these slides again. First, you try and understand the first point here. Here, vanishing point lies at an equal distance on the opposite side of the plane of projection from center of projection. I repeat here, vanishing point आएगा ना, vanishing point होता है जहां पे आपकी parallel lines meet कर रही. Here, vanishing point will lie at an equal distance on the opposite side of the plane of projection from center of projection. मान लो अगर सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन आपका -5 पे है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन आपका ओरिजिन पे है, तो आपके पास जो ये वैनिशिंग पॉइंट है ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे होगा, दैट इज +5 ऑन एक्स एक्सिस पे आपका वैनिशिंग पॉइंट आएगा. दैट मीन्स for example, if z is equals to 0 is the projection plane and center of projection is at z equals to -1 by r, then the vanishing point is always at +1 by r. Ab how do we confirm this observation? What we need to do is that we need to consider a perspective transformation of a point at infinity on z axis. अगर point आपका infinity पे है, तो दैट मीन्स जो आपका लास्ट में प्लेन की इक्वेशन है दैट h शुड बी इक्वल्स टू 0. तो h इज इक्वल्स टू 0 पे करना है. तो मान लीजिए आपका पॉइंट है 0 0 1 एट इंफिनिटी, मतलब 0 0 1 0. इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 0 0 1 r. And when you obtain the Cartesian coordinates, then you will obtain it as 0 0 1 by r 1. So that means your 1 minute. That means that lines originally parallel to z axis now pass through a point this, that is the vanishing point. So parallel lines have converged. Look at this. The effect of perspective transformation is to bring a point at infinity to a finite value in 3-dimensional space. That means पहले आपकी infinite space थी, z is ranging from 0 to infinity. Now z is ranging from 0 to 1 by r. When you multiply a point at infinity with the perspective transformation matrix, you will get the value as 0, 0, 1 by r, 1. That means आपका जो ये infinity वाली space थी, 0 वाली, that has come into h equals to 1 plane. So that means your infinite space where z was ranging from 0 to infinity has been shifted to a finite space where z is ranging from 0 to 1 by r. यहाँ तक clear है बेटा? Do you want me to repeat it? हाँ जी विवेक, do you want me to repeat it? एक बार कर दो मैम वैसे. अच्छा एक मिनट. देखो आपके पास 3 तरह की पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है डिपेंडिंग अपॉन तीनों में से कितने एलिमेंट्स आपके नॉन जीरो हैं. अभी हम बात करते हैं सिर्फ एक ही एलिमेंट आपका नॉन जीरो है, मान लो z एक्सिस पे, तो ये 0 0 रखा और ये r रखा. ठीक है, जब हमने किसी एक पॉइंट से इस पे ये वाली पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, तो हमारा जो प्लेन की इक्वेशन है h इक्वल्स टू 1 से हटके h इक्वल्स टू rz+1 पे आ गई. अब इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें जो ये लास्ट क्वांटिटी है इसको 1 करना है. इसको 1 करने के लिए हमको इस पूरे को थ्रू आउट को rz+1 से डिवाइड करना पड़ेगा.
तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो आ गए हमारे x बाय आर जेड प्लस वन, y बाय आर जेड प्लस वन एंड z बाय आर जेड प्लस वन। ठीक है, अब हमारी पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है? पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में बाय डेफिनेशन हमारी जो पैरेलल लाइंस है वो कन्वर्ज होती है। मतलब पैरेलल लाइंस कहीं फाइनाइट डिस्टेंस पे मिलती है, तो वो फाइनाइट डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। और जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो छोटा होता जाता है जितना ऑब्जेक्ट हमसे दूर होता जाता है। इंग्लिश में लाइन को कैसे बोलेंगे? ऑब्जेक्ट साइज इज रिड्यूस्ड विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। और तीसरी चीज क्या होती है इसमें? नॉन यूनिफॉर्म फोरशॉर्टनिंग होती है। मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है फोरशॉर्टनिंग में, नॉन यूनिफॉर्म फोरशॉर्टनिंग है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का शेप जो है वो बदल जाता है, इट इज नॉट प्रिजर्व्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं वो पॉइंट जहाँ पे हमारी पैरेलल लाइंस मीट करती है। जहाँ पे हमारी पैरेलल लाइंस जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उसको बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। मैथमेटिकली ये जो वैनिशिंग पॉइंट है ये लाई करता है एट इक्वल डिस्टेंस ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। कहने का मतलब है अगर सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन आपका z इक्वल्स टू माइनस वन बाय आर पे है, तो वैनिशिंग पॉइंट जो है वो आपका z इक्वल्स टू प्लस वन बाय आर पे है। अब आपकी जो पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपकी जो इनफाइनाइट स्पेस होती है उसको फाइनाइट स्पेस में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स कोई ऐसा पॉइंट जो अभी इंफिनिटी पे है और आपने यहाँ पर पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया है, तो वो इंफिनिटी वाला पॉइंट जो है वो एक फाइनाइट रेंज में पहुंच जाए। इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट जो है वो इंफिनिटी पे उठा लेते हैं। इंफिनिटी पे जो पॉइंट होता है हमें मैथमेटिकली कैसे पता चलता है? जब हमारा प्लेन जो है उसकी इक्वेशन h इक्वल्स टू जीरो होती है। तो अब हमने h इक्वल्स टू जीरो वाला एक पॉइंट उठा लिया, 0 0 1 0। ये उठाया 0 0 1 0, इसको हमने पर्सपेक्टिव वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर ये आ गया, जहां पे हमारे पास लास्ट वाला h इक्वल्स टू वन हो गया। दैट मीन्स कि जो अब हमारी फाइनाइट इनफाइनाइट स्पेस थी, जो z रेंज कर रहा था जहाँ पे z जीरो से इंफिनिटी पे, वो अब रेंज कर रहा है जीरो से वन बाय आर पे। तो पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का इफेक्ट क्या हुआ? दैट इट हैज ब्रॉट अ पॉइंट एट इंफिनिटी टू अ फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, यही चीज पीछे बताई है कि यहाँ पे 0 0 1 0 जो है इट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 0 0 1 बाय r comma 1। So that means lines which were originally parallel to z axis now pass through a point 0 0 1 by r comma 1, that is your vanishing points. That means mathematically we have proved that parallel lines converge. Now, to obtain a perspective projection, we project the results of perspective transformation onto the orthographic projection planes. पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का इफेक्ट देखने के लिए हमें इसको इसके बाद ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये आपका पॉइंट है जिसकी आप बात कर रहे हैं। इस पे आपने पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, यहाँ पे एक वैल्यू को नॉन जीरो किया, इसको फॉलो किया आपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन टू z इक्वल्स टू जीरो प्लेन इसलिए लिया क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू आप z पे ले रहे थे। जब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका जो पॉइंट है वो बन गया x y 0 एंड आर जेड प्लस वन। जीरो यहाँ इसलिए आना था क्योंकि ये कॉलम ही जीरो था हमारा। जब आप इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर जेड प्लस वन से थ्रू आउट डिवाइड करोगे, तो अब आप यहाँ ये कह सकते हैं कि हियर योर सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इज एट 0 0
माइनस 1/Rn1 एंड वैनिशिंग पॉइंट उसी के ऑपोजिट साइड पे इक्वल डिस्टेंस पे होगा, दैट इज 0 0 1/Rn1 which is located on x axis. ठीक है, इज दैट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? सॉरी, विच इज लोकेटेड एट z एक्सिस, ये गलत लिखा है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम. Yes. तो बाकी का हम अब नेक्स्ट क्लास में कवर करें. Okay, ma'am. ठीक है, अब 10:30 तो हो ही गया. ठीक है, और थोड़ा आज ज्यादा भी हो गया. ठीक है, अब हमारी क्लास कब है? मंडे. Yes, ma'am. तो मंडे को वी विल कवर विद दिस प्रेजेंटेशन. वी आर स्टिल एट हियर 72 पे हैं अभी हम. तो we'll cover this presentation and then we will discuss the numericals on Monday. ठीक है, और आप लोगों ने वेडनेसडे को सबमिट करनी है फाइल. Yes, ma'am. और वाइवा Ma'am, I think Monday बोला था, Wednesday viva. तो मंडे फाइल सबमिट करनी है और वेडनेसडे को वाइवा है. ठीक है, सो we'll meet on Monday now. ठीक है, Okay. okay, have a good day.